ऑडिट ऑफ बैंक, कोई भी नेशन के कंट्री मतलब कोई कंट्री का भी इकोनॉमी का बैकबोन इज अ बैंक। तो फिर ये बैंकिंग सिस्टम अगर फेल होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो इंश्योर करना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम हेल्दी सेफ एंड साउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पब्लिक मनी ह्यूजली इन्वॉल्व है। कल एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का, ऑलमोस्ट 30,000 टू 40,000 करोड़ ऑफ पब्लिक हैव अ बैंक बैलेंस इन एसबीआई। तो उसका रिलायबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और उसको चेक करने के लिए, इसका भरोसा देने के लिए ऑडिट होना बहुत जरूरी है। बैंक का मेन फंक्शन है कि लोगों से पैसे लेना डिपॉजिट के फॉर्मेट में, और जिसको नीड है उसको लोन के फॉर्मेट में दे देना। बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रहेगी। ये सेंट्रल बैंक है जो बैंकिंग का सब चीज़ों को सुपरवाइज करेगी, और इवन ये मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज भी बनाएगी। मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज की बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने इशू करना, क्या सीएलआर एसआर रेट रहेंगे, इवन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट्स क्या रहेंगे, ये सब चीज़ों का कंट्रोल आरबीआई देखेगी। करेंसी इशू करना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बैंक बोल के काम करना, और बाकी बैंकों के काम देखना। आरबीआई हैज द पावर टू इशू द लाइसेंस एंड इंस्पेक्ट एनी बैंक। तो बेसिकली पूरे बैंक्स का मेन कंट्रोल आरबीआई के पास है। अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक, तो बेसिकली बैंक्स तीन टाइप में काम करती है, पूरी मैनुअल, पार्शियली कंप्यूटराइज, फुल्ली कंप्यूटराइज। तो मैनुअल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उसको जाके कुछ ऑप्शन नहीं है, फिजिकली जाके चेक करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ये प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है क्या। इसको करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना पड़ेगा, एंड बैंक के ऑडिट करने पड़ेंगे। बैंक ऑडिट करते समय ये देखो कि आरबीआई की जितने भी गाइडलाइन अप टू डेट है वो प्रॉपर सिस्टम में अपडेटेड है क्या। उस हिसाब से सिस्टम को चेक करो और ऑडिट रिपोर्ट में लिखो। इवन सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये करेक्ट है कि नहीं, इसका चेकिंग करो। तुम सिस्टम में कुछ डेटा डालो और डेटा से जो आउटपुट आएगा वो क्रॉस चेक करके देखो एक बार कि जो तुम्हारे पूरे पैरामीटर्स है उसको सफिशिएंटली कवर कर रहा है कि नहीं। बैंक ऑडिट अप्रोच, कि बैंक का लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसका क्या एडवर्स फीचर्स पॉसिबल है, कितने कंप्लायंसेस की है, या इंटरनल कंट्रोल के ब्रीचेस हुए हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल कम लगे हैं क्या, ये सब तुमको बैंक ऑडिट में जाके चेक करना है। बैंक शुड हैव कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट रिस्क, बैंकिंग में जो भी पॉसिबल रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, और इन केस इंटरनल कंट्रोल ब्रीच हुआ तो फिर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफिस अलग अलग होना चाहिए। बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर कॉन्टिजेंसी प्लानिंग एंड फिजिकल सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक के पास फाइनेंस है तो बहुत सारी चीज़ों का सिक्योरिटी होना चाहिए। कल बताना भूल गया रहेगा, तो जब बैंक में कैश आती है, देखा रहेगा एक ऐसी गाड़ी जिप से आती है पूरी, ये सब करके। हाँ, दो गार्ड रहते हैं, हाँ पूरा स्टडी किया है। वो गार्ड कौन रहते किसी को पता है? गार्ड जो रहते, जो बैंक में पैसे आते, बड़ी बड़ी पेटी में आते, तो उसके टाइम गार्ड आते, उसके साथ गन भी रहती। ठीक है, छुपागोपना करने का सोचो मत। तो हु आर दिस गार्ड्स? गार्ड्स, ओके, जो इंडियन आर्मी में होते हैं। हाँ परफेक्ट, इंडियन आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर। इंडियन आर्मी के अंदर जो एलएसी एलओसी जो भी लाइंस बॉर्डर्स है, सिर्फ 15 ईयर्स की सर्विस दे सकते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ईयर की नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 15 ईयर्स दे आर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी दैट सर्विस, तो कहाँ ना कहाँ पे तो एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो आरबीआई उनको जॉब पे रखती है फॉर दिस कैश ट्रांजैक्शन। सो जो गाड़ी में जो कैश घूम रही है उसके अंदर के जो ऑफिसर्स है, दे आर रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। अगौपना करने का सोचो मत। सो बेसिकली फिजिकल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है वो कैश को, तो वो सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको। बेसिकली कंट्रोल्स एक्टिविटीज को देखो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कब एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे लगाए वाला है, ये सब क्वेश्चन पूछो और इंटरनल कंट्रोल का बेसिकली कंट्रोल चेक करो। एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि बैंक का एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, और ये सबका एक डॉक्यूमेंट बना के रख दो, बीकेडी, बिजनेस नॉलेज डॉक्यूमेंट, कि फ्यूचर में अगर कोई सेम तुम्हारे ऑफिस का ऑडिट करने को गया तो वो पढ़ के उसको पूरा नॉलेज आ जाएगा।
एंगेजमेंट टीम पार्टनर्स में डिस्कशन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, और ये कैलकुलेट करो कि कहाँ पे मिसस्टेटमेंट है, ससेप्टेबिलिटी, कि कहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कहाँ पे पॉसिबल फ्रॉड हो सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि पर्टिकुलर चीज में फ्रॉड हो सकता है, तो वहां पे एक तो एक्सपीरियंस टीम लेकर आओ या फिर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करो, क्योंकि अगर फ्रॉड के तुमको रिस्क लग रही है तो, एंड उस फ्रॉड को अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दो। इनकम रिकॉग्निशन अक्रूवल बेसिस पे ही होना चाहिए, बट एक बार एनपीए हो गया तो इंटरेस्ट कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 29(1) एंड 2 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये एप्लीकेबल किसको है? नेशनलाइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज एंड आरआरबीज, इनको एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनको शेड्यूल 3 पार्ट एन पार्ट बी बैलेंस शीट P&L को फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो ऑडिटर है वही बैंक का ऑडिट करेगा, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन सेम एज जो अपन ने कंपनी ऑडिट में पढ़े थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है एलएलपी में, उसका जो पार्टनर है वही एलिजिबल है। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे पढ़े थे सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एमसीक्यू के हिसाब से आ सकता है, ऐसा बोला था। बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स, नेशनलाइज बैंक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की है तो C&AG करेगा। सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई खुद अपॉइंट करेगा, एंड आरआरबी के केस में बैंक विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर देगी। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 142 कंपनीज एक्ट में जो दिया था वही उनको एप्लीकेबल है। बेसिकली वहां पे बोला था शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे। नेशनलाइज एंड एसबीआई बैंक के केस में आरबीआई डिसाइड करेगी। पावर्स ऑफ ऑडिटर, जो कंपनीज एक्ट ने तुमको पावर्स दिए थे सेम, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, फिर तुमको एखाद्या इंफॉर्मेशन को मंगा सकते, एखादी इंफॉर्मेशन जाके चेक कर सकते, पावर ऑफ लीन, ये सब तुम्हारे पास पावर्स है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर तुमने चेक करना है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, जो भी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था वो दिया है कि नहीं, और वो तुमको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है कि नहीं। बैंक ने जो भी ट्रांजैक्शन करे विद इन द पावर से क्या, देखो एग्जांपल दिया था बैंक मैनेजर को आज के तारीख में 5 लाख तक के लोन देना अलाउड है, तो उसने 5 लाख के ऊपर का लोन तो नहीं दिया, ये चेक करो। जो भी रिटर्न प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए वो प्रॉपर टाइम पे सबमिट किए गए हैं क्या, ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस को आए हैं क्या, वो तुमको प्रॉपर लग रहे हैं क्या, वो देखो। अगर कोई मैटर तुमको लगता है कि सीरियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए तो दे दो। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ने दिया है वही फॉर्मेट तुमको फॉलो करना है, चैप्टर नंबर 11 में अपन पढ़ लेंगे वो। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इंटरनेशनल ट्रेंड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो यूजर को मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में से। पूरे बैंक के सभी ब्रांचेस के ऑडिट नहीं हो सकते हैं, तो जितने भी बैंक ब्रांच ऑडिट नहीं हुए हैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखो कि इतने ब्रांचेस का ऑडिट नहीं हुआ है, और उनका क्वांटिफाई करो, वो इतने ब्रांचेस मिला के कितने रुपए के एडवांसेस, डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि वो चीज चेक ही नहीं हुई है और वो बैलेंस शीट में आ चुकी है, तो क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट शुड कवर जो भी मैटर्स सेक्शन 143 में थे, सेक्शन 143 के मैटर्स भूल गए रहेंगे तो लोन एंड एडवांसेस, शेयर कैश में गए तो पर्सनल एक्सपेंसेस उधर तो नहीं आना, जैसे बहुत सारे अपन ने मैटर्स देखे थे, वो मैटर्स कवर हो जाने चाहिए। कारो बैंकिंग को एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कारो सिर्फ बाकी कंपनीज के लिए, कारो के एप्लीकेबिलिटी में पड़े थे, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, क्योंकि बैंक को स्पेशल एक ऑडिट रिपोर्ट आता है, उसको बोलते हैं LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इतना अपन ने कल देखा था। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कंपनीज एक्ट के पूरे चीजें प्रोविजंस चेक करना, इसके लिए एक रिपोर्ट बनता है, उसको बोलते हैं अपन कारो। 21 पॉइंट से अपन बेसिकली चेक करेंगे कि पूरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कंप्लीटेड है कि नहीं। इनकम टैक्स के लिए फॉर्म 3CD है, तो उसी तरीके से बैंक अपने अपने प्रोविजंस फॉलो कर रही कि नहीं, इसके लिए RBI बैसल कमिटी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाया, उसको बोलते हैं LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देना है सेक्शन 143 के हिसाब से वो तो देना ही है, प्लस ये एडिशनल है। अपन ने कारो के टाइम पढ़ा था कि कारो बैंकिंग कंपनीज के एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक अलग रिपोर्ट है।
ये आरबीआई की तरफ से दिया गया है, एवरी 30 जून बैंक को सबमिट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग टू आरबीआई, एक्सक्लूडिंग आरआरबी बाकी सबको देना है। अगर फ्रॉड तुमको समझ में आया या फिर सूंघ लिया तुमने, या तुमको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू रेगुलेटर। अगर डेलिबरेट फेल्यूर दिखती ऑडिटर की तरफ से तो ऑडिटर इज लायबल फॉर द फ्रॉड। भले ही फ्रॉड ऑडिटर ने नहीं किया हो, it will be considered as auditor has done the fraud and he will be all liable for all the actions। फिर ऐसे 250 के हिसाब से बोला गया है कि अगर तुम फ्रॉड रिपोर्ट करते हो रेगुलेटर को तो तुम्हारे कॉन्फिडेंशियलिटी को कोई अफेक्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी अपनी जगह। फ्रॉड रिपोर्टिंग की वजह से कुछ होता नहीं तो वो ओवरराइड करेगा। ऐसे 240 के हिसाब से तुमको ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड ढूंढने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन चेक करते करते फ्रॉड सामने आया तो ही तुमको रिपोर्ट करना है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइंड द फ्रॉड। तुम रास्ते से जा रहे थे, भेल पूरी खा रहे थे, सामने से फ्रॉड दिख गया तो पकड़ लो, बस। फ्रॉड को ढूंढते मत फिरो। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड एज पर कंपनीज एक्ट, ये तब भी पढ़े थे, लेस देन 1 करोड़ मोर देन 1 करोड़ वाला वो। कंडक्टिंग एन ऑडिट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा था सेक्शन 141 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, तो वहां पे पढ़ा था कि 5 लाख के ऊपर अगर लोन लेता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ऑडिटर को बैंक ऑडिट लेने के पहले इंडेप्टनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता। इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन 144 कुछ कुछ चीजें अपने को अलाउड नहीं है बीइंग एन ऑडिटर। प्लानिंग एंड ऑडिट ऐसे 300, प्लानिंग और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट शुरू करने के पहले ऐसे 220 एंड ऐसे 210 को फॉलो करना जरूरी है। 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जब तक तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन वो सामने वाले मान नहीं लेते तब तक तुम ऑडिट शुरू मत करो। एंड क्वालिटी कंट्रोल करो कि बराबर से इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बराबर है कि नहीं, उसके सिवा शुरू मत करो। कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, ये अपन ने ऐसे 510 के टाइम पढ़ा था। प्रेडिसेसर ऑडिटर या फर्स्ट टाइम ऑडिट होता है तो अगर तुम ऑडिट करने के पहले किसी और ने ऑडिट किया, किसी सीए ने, सीए भाई भाई, तो तुमको उनसे एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अगर वो बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं तभी तुम ऑडिट कर सकते हो। अगर उन्होंने प्रॉब्लम जताया तो तुम ऑडिट कर सकते क्या? ऐसा किसने बोला? आईसीएआई एक्ट ने बोला है, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210, तो साइन करो, साइन करे बगैर काम शुरू मत करो क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल करना, इंटरनल कंट्रोल रखना किसका काम है? मैंने बैलेंस शीट पेंडल बनाना मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर का काम चेक करना एंड ओपिनियन एंड रिपोर्ट देना, बस इतना ही अपना काम है। वो क्लियर कट करो उनके साथ। इनिशियल एंगेजमेंट, अगर ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और तुमको लगता है कि अभी भी वो ओपनिंग बैलेंस के मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लोजिंग में अफेक्ट करेंगे तो तुमको जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्वालिफाइड या एडवर्स। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, रिस्क देखो कि पहले एक्सेप्ट करने के पहले, एक्सेप्ट करने के बाद अगर रिस्क समझते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेते समय सोचो कि तुम कॉम्पिटेंट है कि नहीं। एग्जाम्पल दिया था कल मैंने कि मैं कस्टम्स के मेरे को वाउचिंग को भेज दिया 20 का, तो मुझे कस्टम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मेरे बॉस ने भेज दिया। तो वैसा मत करो जनरली। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क मैनेज होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह ये सब रहेंगे बैंक्स में, डिपेंडिंग ऑन द बैंक का साइज एंड स्ट्रक्चर क्या है। इसका एग्जांपल देता, बैंगलोर में बैंक का ब्रांच है तो फेरा फेमा आ सकता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। बॉम्बे के रहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें रहेंगी। नांदेड़ का रहा तो क्या नॉर्मल है। बेसल 3 फ्रेमवर्क, जब 2008 में यूएस के अंदर सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आए थे, उसके बाद समझ में आया कि बैंकिंग इंडस्ट्री अगर फेल होती है तो गवर्नमेंट भी फेल हो सकती है। तो उसके बाद बैंक ऑडिट बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत थी, रेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम बनाना था। इसके लिए जो पॉइंट्स है वो सब ऐड किए गए, मॉडल में जाके तुम पढ़ सकते हो, नॉर्मल है। एडवांसेस, जो तुम्हारे लिए लोन है वो बैंक के लिए असेट्स है। बैंक कौन से फॉर्मेट में तुमको लोन दे सकती है? टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटेड, इवन एफडीज एंड सेविंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन। स्टाफ लोन के बारे में बताया था।
कि अपने केस में पहले इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल, स्टाफ के केस में पहले प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट। लीगल रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज है तो वो तुमको बैलेंस शीट के नीचे एक नोट मारना पड़ेगा। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी एंड कोलैटरल। प्राइमरी मतलब कार लोन के लिए कार, एंड सेकेंडरी कोलैटरल अगर कार बेचने के बाद भी पैसा नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई तो और एक असेट मांगेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कोलैटरल। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी तीन टाइप के हैं, कौन से? मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज मतलब कार, घर, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है जहां पे पोजीशन अपने पास रहेगी पर ओनरशिप उन बैंक के नाम पे रहेगी। सेल करने के पहले उनको पूछना ही पड़ेगा। इसके अंदर भी दो है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज, रजिस्ट्रार पे जाएंगे, साइन करेंगे, नाम रहेगा। इक्विटेबल मॉर्गेज अपने कागजात उनको दे देंगे, नाम भी नहीं लिखेंगे, उनको बोलेंगे भाई कागजात रख लो, वैसे भी मैं बेच नहीं पाऊंगा फिर। प्लेज, प्लेज किसके केस में आता? गोल्ड एंड शेयर्स के केस में। पतंजलि का एग्जांपल मैंने दिया था। एंड गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी रखो, ये सब करो। तो इसके केस में बैंक के पास क्या होता है? पोजेशन होंगे। बैंक आपने भी परमिशन की ना बेच सकती क्या वो? नहीं, तो ओनरशिप अपने पास ही रहेगी पर पोजीशन बैंक के पास रहेगी, और तुम पैसे वापस दे दो वो तुम्हारा तुम्हारा गोल्ड वापस कर देंगे। हाइपोथिकेशन, दोनों भी, पोजीशन भी अपने पास, ओनरशिप भी अपने पास। फिर बैंक एक कंडीशन रहेगी, बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए। तो बैंक इसके लिए स्टॉक स्टेटमेंट मंगाएंगी। पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्टॉक स्टेटमेंट लोन अमाउंट से कम रहा फिर तुमको लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, जनरली स्टॉक के ऊपर ये क्रिएट किया जाता। किधर तक हुआ था? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम एक आधे से पर लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक तुम्हारा इंश्योरेंस भी निकालेगी। तो इंश्योरेंस निकालने के बाद क्या होता है कि सपोज इनकेस तुमको कुछ हुआ तो फिर वो पैसे जो इंश्योरेंस के पहले कौन लेगा? बैंक लेगा। फिर वो बैंक बचा कुछ एक्स्ट्रा लोन के ऊपर का जो पार्ट है वो फैमिली को देगा। फैमिली क्लेम कर सकती है क्या? नहीं, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब आने वाली असेट तुम किसी को दे देना। फिर वो असेट कैन बी इंश्योरेंस का क्लेम या फिर बैंक डेट। डेटर्स, डेटर भी तुम एक मेरे डेटर तुमको दे सकता हूँ क्या? मैं उसको क्या बोलते हैं? 11वीं 12वीं में सीखे रहेंगे। एंडोर्समेंट, बिल्स रिसीवर बनाना, फिर एंडोर्स करके मेरे डेटर तुम्हारे हो गए, मेरा डेटर आपके पास है। तो फिर बेसिकली वो एंडोर्समेंट सिस्टम से वो असाइनमेंट हो गया। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब अगर एक आधे बैंक से तुम लोन लेते हो, फिर क्या होता है कि मैंने नांदेड़ में भी एक अकाउंट ओपन किया, मुंबई में और दिल्ली में भी अकाउंट ओपन किया, पर नांदेड़ बैंक में मैंने बैड डेट कर दिया, तो मुंबई और दिल्ली के पास के भी बैंक अकाउंट का बैलेंस में एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? यस, प्रोवाइडेड वो सेम बैंक के हो। अगर ICICI बैंक का है तो ICICI बैंक के ऑल अकाउंट्स, अगर मेरा FD अकाउंट है और शेयर मार्केट अकाउंट है ICICI के पास, तो वो सब अटैच कर सकते हैं क्या? यस, लोन के अगेंस्ट अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं करूँ, उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बार डेट के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। लीन और लियन, लियन मतलब एक आधी चीज का जब पेमेंट नहीं होता उस चीज के लिए सामने वाले की प्रॉपर्टी तुम होल्ड में रखना। तो तुम सीज कर सकते हो क्या? शेयर्स एंड उनके जो भी अकाउंट्स है ये सब, यस कर सकते हो अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया तो। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब हिंट देना कि ये NPA जा सकता है। तो कब? कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन अमाउंट एंड ड्राइंग पावर। तो मैंने तब है ना बहुत अच्छे से समझाया था व्हाट इज ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन, एक चार्ट भी ग्राफ भी ड्रॉ किया वाला है। तो कोई डिफरेंस बताओ सैंक्शन एंड ड्राइंग पावर का। सैंक्शन एंड ड्राइंग पावर का डिफरेंस। हाँ, तो बेसिकली सैंक्शन लिमिट कि भाई मैक्सिमम तुमको कितना लोन मिल सकता है, वो होता है सैंक्शन। और ड्राइंग पावर मतलब
जो तुमने चार्ज बोल के दिए वाले असेट्स है, फिर वो डेटर्स हो या स्टॉक हो, ऐसा कुछ भी हो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, ड्राइंग पावर बन जाता है। सपोज मैंने स्टॉक दिए 10 करोड़ के, 10 करोड़ का 90%, 9 करोड़, 9 करोड़ का मेरा हो जाएगा ड्राइंग पावर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट के आगे नहीं जा सकता। अगर बैंक ने मुझे बोला कि 10 करोड़ के ऊपर तुमको लोन नहीं मिलेगा, मेरे पास डेटर है 15 करोड़ के, तो 15 करोड़ का 90% होता है 13.5 करोड़, तो 13.5 करोड़ ले सकता क्या मैं? नहीं, मैक्सिमम 10 करोड़। बेसिकली इट इज सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है उतने में लोन ले सकता हूँ। बट उसके आगे अगर गया, सपोज मेरा ड्राइंग पावर 9 करोड़ है और मैंने बैंक से 10 करोड़ निकाले, अलाउड है कि 10 करोड़ निकालना? यस, बैंक क्या कर देती है, तुम कस्टमर है, अच्छे खासे है, कभी कभी एक्स्ट्रा अलाउ कर देते, पर कंटिन्यूअसली अगर एक्स्ट्रा रह रहा है तो फिर ये तुमको इंडिकेशन है, हिंट है कि ये कस्टमर में कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ये कर रहा है। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल क्लास का टाइमिंग तुम्हारा 7:30 है और तुम रोज 7:25 को प्रेजेंट रहते, क्लास प्रॉपरली शुरू हो जाती। एक दिन के लिए तुम 7:45 को आए, तो रोज टाइम पे आए, एक दिन लेट आए, तो सर ने बोला ठीक है यार, एक्सेप्शन है, आन दो। तो रोज 7:45 को आने लग गया तो फिर बोलेंगे भाई कुछ तो, देखो आजू बाजू अपने कोई तो एक रहेंगे, हाँ। तो रोज अगर तुम लेट आते रहेंगे तो मतलब वो रीजन नहीं है, वो तुम्हारी आदत है, तो वो प्रॉब्लम है। तो वैसा ही बैंक के लोन के केस में सैंक्शन लिमिट, ये तुम्हारा मैक्सिमम है, 7:30 को सैंक्शन किया था, तुम 7:45 को आ रहे, एक्स्ट्रा लाए, एक हाथ बार आ रहे, अंडरस्टैंडेबल, बार बार लेट आ रहे, गड़बड़ है। वैसा ही वो आउट ऑफ ऑर्डर है, 90 डेज के लिए रहा। एक तो फिर क्रेडिट ही नहीं हुए 90 दिन, अकाउंट में कोई डेबिट क्रेडिट ही नहीं हुआ, डेबिट हुआ क्रेडिट ही नहीं हुआ, क्रेडिट मतलब पैसे नहीं आए, तो या फिर क्रेडिट आए बट इंटरेस्ट अमाउंट से कम है, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट बैंक में लग रहा है 1 करोड़ का और तुम बैंक में पैसे भर रहे हो 90 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट से भी कम पैसे भर रहे हो, तो फिर आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट आ गया फिर भी तुमने पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते ओवर ड्यू। कभी D2H चैनल देखे, मतलब तुम्हारे डिश टीवी D2H वगैरह, सपोज तुम्हारे पापा लोग ने रिचार्ज मार दिया है उसका, तो 3 दिन पहले से वो आना शुरू होता क्या, टीवी पे वो डिस्प्ले डाल देते, ऐसा न वैसा वैसा, अगर 3 दिन के बाद क्या होता है, टीवी ब्लैंक हो जाती है, 2 मिनट के लिए चलता कभी कभी, नहीं तो वो भी नहीं चलता, ब्लैंक हो जाता, तो दैट इज ओवर ड्यू। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा पेमेंट ओवर ड्यू हो चुका है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, आउट ऑफ ऑर्डर इंडिकेशंस दिए, ये इंडिकेशन कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर बिल्स रिसीवेबल 90 दिन के भी पार हो गया, 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, 90 दिन के बाद हो गया तो वो NPA। इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे, 3 इंस्टॉलमेंट तक वो आउट ऑफ ऑर्डर, 3 इंस्टॉलमेंट के बाद NPA। 90 दिन तक तुमको अगर पैसे नहीं मिले तो वो NPA। नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब बेसिकली तुम उसको बैड डेट बोल रहे हो अपनी जनरल भाषा में, तो बैंक की भाषा में उसको क्या बोलेंगे, NPA। क्लासिफिकेशन एज अ NPA, NPA बेसिकली बोरोवर वाइज होता है, ना कि उसके फैसिलिटी वाइज। इसका एग्जांपल दिया था, अंबानी ने एक कार लिया पंक्चर हुई बोल के, फिर अगर उस कार का उसने एक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो सिर्फ कार लोन NPA नहीं होता है, अंबानी के जितने भी लोन्स है वो सब के सब NPA हो जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैटेगरीज ऑफ NPAs देखे थे, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है वो होता है स्टैंडर्ड, एक बार NPA हो गया तो 1 साल तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड के लिए तुमको बैड डेट की प्रोविजन करनी पड़ेगी, जितने असेट दिए वाले सिक्योरिटी उसका 15%, अनसिक्योर्ड का 25%। 1 साल के बाद वो डाउटफुल में चले जाता है, D1 D2 D3। बेसिकली जब से NPA वहां से 2 साल तक 25% का बैड डेट मार लो और अनसिक्योर्ड का 100%। बेसिकली अनसिक्योर्ड तो पैसे आने नहीं वाले, जब सिक्योर्ड नहीं आ रहे तो अनसिक्योर्ड क्या आएंगे। D2 में मतलब 2 साल से 4 साल के बीच में 40%, 4 साल से 5 साल के बीच में 100%। 5 साल के बाद तुमने होप्स छोड़ दिए कि भाई इधर से कुछ पैसे आएंगे। लॉस असेट, लॉस असेट मतलब जो फुल्ली राइट ऑफ हो गया, बेसिकली 5 साल। अकाउंट्स रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि
क्या बोला था कि डीम्ड टू बी एन एनपीए, साल भर एनपीए था और शाना 31 मार्च के टाइम पे सब रेगुलर कर लिया, तो ऐसी चीजों को तुम क्या करेंगे, डीम्ड एसेट बोलेंगे। अगर कोई लोन को सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो फिर उसके केस में प्रिंसिपल अमाउंट एनपीए नहीं होगा, इंटरेस्ट अमाउंट एनपीए होगा। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट को तुम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो गवर्नमेंट दे ही देगा, तो ऐसा। एडवांस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम अरेंजमेंट मतलब एक जन नहीं, बहुत सारे बैंक मिलके एक को लोन दे रही है, उसको कंसोर्टियम अरेंजमेंट ऐसा बोलेंगे। तो कंसोर्टियम के टाइम पे दो हो सकता है, एक लीड बैंकर होता है वो पैसे लेगा और बाकी लोग को बांटेगा। तो अगर वैसा है तो सबके केस में एनपीए एक साथ होगा। बट अगर उल्टा अरेंजमेंट है, हर एक बैंक अपना अपना वसूली देख रही है, तो हर एक जन अपना अपना एनपीए भी ट्रीटमेंट देख लेगा। ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, तो जब सीसी अकाउंट है उसका ड्राइंग पावर निकालना पड़ता है। ड्राइंग पावर कैसे निकलता है, स्टॉक प्लस डेटर का कुछ परसेंटेज लेके। तो जब भी कंसोर्टियम अरेंजमेंट होता है, लीड बैंक जिसने पूरा आगे जाके लोन का अरेंजमेंट किया है वो डीपी कैलकुलेट करेगी और हर बैंक को अलोकेट करेगी। तो उसका एक एग्जांपल देखे थे अपन ने, डेटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है, फिर उसका कुछ परसेंटेज मार्जिन माइनस करके फिर दिया जाएगा। Accounts where there is a erosion in value of security frauds committed by borrowers. एग्जाम्पल मैंने दिया था, सीडी बिजनेसेस जब टोटल लॉस हो जाता है, तो पेन ड्राइव जब आए सीडी का लॉस हो गया, जब हार्ड डिस्क आए पेन ड्राइव्स का लॉस हुआ, ड्रॉप बॉक्स आने के बाद इनका लॉस हुआ। तो एक टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो रातों रात उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो जब एक आधे लोन के केस में वैल्यूएशंस कम हो जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज वैल्यूएशंस कम हो जाता है, तो उनको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले एनपीए का, फिर स्टैंडर्ड का, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड का डाउटफुल में D1 D2 D3, फिर लॉस असेट, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डायरेक्ट डाउटफुल या लॉस असेट में कन्वर्ट हो सकता है। चेक करो कि इरोजन कितना हुआ है, वैल्यू 100 रुपए की वैल्यू अगर 50 के नीचे चली गई, डायरेक्ट स्टैंडर्ड का डाउटफुल। 100 की वैल्यू 10 के नीचे चली गई, स्टैंडर्ड का लॉस असेट। एडवांस अगेंस्ट टर्म लोन डिपॉजिट एनएससी केवीपी आईवीपी, इसके केस में एनपीए नहीं जाएगा क्योंकि इनके केस में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो एनपीए जाने का सवाल पैदा नहीं होता। एग्रीकल्चरल लोन एंड एडवांसेस एंड कैलामिटीज, तो आरबीआई जो सर्कुलर देगी पहले उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दो। अगर आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से करना है तो करो। बैंक चाहिए तो खुद से रिलीफ दे सकती है, एडवर्स क्लेम नहीं कर सकती। 3 चीजें करा सकते, कौन सी, कन्वर्जन, तुम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड का रीशेड्यूलमेंट कर सकते हो, या उनको अलग से एक लोन दे सकते हो कि भाई कुछ भी रहो, जिंदा रहो। एडवांसेस टू द स्टाफ, द स्टाफ एडवांसेस बाय द बैंक एज ऑन, तो बेसिकली बैंकर एंड एम्प्लॉयर जब अपन लोन देंगे ये बेसिकली बाकी लोन के जैसा ही रहेगा। इनको सिर्फ इनके केस में अलग क्या रहेगा कि पहले इनका प्रिंसिपल में से पैसे कटेंगे और फिर इंटरेस्ट में से पैसे कटेंगे। जब ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं देंगे तो इंटरेस्ट ओवरड्यू होते रहेगा, तो ओवरड्यू इंटरेस्ट को एनपीए ना कंसिडर करना, ठीक है। उसको एनपीए क्लासिफिकेशन तभी होगा जब ये प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करेंगे। एग्रीकल्चरल लोन्स एंड एडवांसेस, एग्रीकल्चरल लोन्स एंड एडवांसेस के केस में पहले चेक करो कि क्रॉप कौन सा है। कैश क्रॉप्स मतलब जनरली साल में शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है या लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है, एग्जाम्पल के तौर पे संतरी वगैरह पकड़ लो, 2-3 साल के बाद आता है, मैंगोज 1 साल में एक बार आता है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में अगर एक बार पैसे नहीं मिले तो एनपीए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले 2 बार पैसे नहीं मिले तो फिर एनपीए में ट्रीटमेंट कर दो। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट के नीचे है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने सैंक्शन किए 10 करोड़, डीपी पावर 9 करोड़, लोन आउटस्टैंडिंग 8 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। अगर मेरे सैंक्शन लिमिट के ऊपर या डीपी पावर के ऊपर लोन रहता है, फिर मैनेजमेंट को बोल दो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उनको चेक करो कि जो भी उनकी ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस की है वो स्टॉक एंड डेटर से मैच हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्टॉक स्टेटमेंट ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 3 महीने, हर 3 महीने को तुमको स्टॉक स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर स्टॉक स्टेटमेंट भी नहीं दिए
फिर अपन उसको इरेगुलर मान लेंगे। तो बेसिकली अपन ऑडिट करते समय उसके स्टॉक स्टेटमेंट, लिस्टेड कंपनी तो क्वार्टरली बैलेंस शीट मिलती है अपने को, अदर स्टेटमेंट से अपन उसको चेक कर सकते हैं। बीइंग एन ऑडिटर तुम्हारा काम क्या है, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट का टोटल लो, मार्च की टोटल लो, बैलेंस शीट से टैली करो और पूछो भाई मैच क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। इट नीड टू एंश्योर दैट डीपी इज कैलकुलेटेड एज पर गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय बीओडी ऑफ द बैंक। तो हर बैंक का अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई बैंक बोल सकती है कि 25% मार्जिन, कोई बैंक बोल सकती है 10% मार्जिन। हर बैंक अपने अपने हिसाब से मार्जिन लगा सकती है। सेंट्रल क्रेडिटर्स का ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोला था एग्जाम्पल में कि अगर तुम स्टॉक एंड डेटर का डायरेक्ट परसेंटेज लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक डेटर में से क्रेडिटर भी माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक ने अल्टीमेटली फाइनेंस किसके लिए किया है, तुमको स्टॉक एंड डेटर्स के लिए फाइनेंस किया है। और तुम्हारा स्टॉक अगर क्रेडिटर फाइनेंस कर रहे तो बैंक की फाइनेंस की जरूरत क्या है। 10 करोड़ का अगर स्टॉक है और 10 करोड़ की क्रेडिटर है तो बैंक के लोन का फायदा ही नहीं है। बैंक लोन क्यों देगी, बैंक बोलेगी कि भाई तुझे 10 करोड़ का स्टॉक चाहिए, 10 करोड़ का स्टॉक तुझे उधारी में मिल रहा है, बैंक के पैसे क्यों चाहिए तुझे, और स्टिल बैंक का लोन दिख रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। स्टॉक ऑडिट करना कंपलसरी है 5 करोड़ के ऊपर, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर रिस्क ज्यादा होती है तो ऑडिटर जाके चेक करेगा कि जो स्टॉक स्टेटमेंट दिया सच में सही है क्या। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क सर्टिफाइड वगैरह ये सब चीज़ें चेक करना, उनके WIP चेक करो। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांसेस रिसीव, जनरली कस्टमर्स बुकिंग पेमेंट देते हैं, तो बुकिंग अमाउंट जो देते हैं वो तुमको DP कैलकुलेट करते समय जो भी उनका वर्क सर्टिफाइड है उसमें से बुकिंग अमाउंट माइनस करो, क्योंकि बुकिंग अमाउंट इतना पैसा उनको मिल चुका है। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, हाँ तो बेसिकली क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस लेने चाहिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग है, बेसिकली जो मेरा लोन होता है वो बैंक का असेट होता है, तो उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, कोई ऐसा तो लोन नहीं जो लोन तो दे दिया पर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जनरली 1 करोड़ का अगर एसेट देता है तो मैं 70 लाख का लोन देता हूं, तो उसका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन देखो, प्रॉपरली डिस्क्लोज क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड है कि नहीं देखो, मतलब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड असेट, लॉस असेट, डाउटफुल असेट, इसमें क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रोविजन भी प्रॉपरली होनी चाहिए 0.4% जनरली जैसा भी है, कि 15, 25%, 40%, 100% जो भी है प्रोविजन बराबर होनी चाहिए। अभी ये सब चीजें चेक करनी है, ये सब चीजें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक का इंटरनल कंट्रोल स्टडी करो। जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट है कि नहीं देखो, लोन डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करो। लोन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करेंगे, ITR चेक करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीजें अपन बेसिकली जो भी चार्ज किया है वो सब चीजें चेक करेंगे। फिर जो भी एसेट दिया है उसका एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन चेक करो। एग्जिस्टेंस मतलब एसेट है कि नहीं, कल एक एग्जांपल दिया था, धारावी में गए, बिल्डिंग इच नहीं है पॉसिबल। एनफोर्सिएबिलिटी, जो एसेट दिया है उसके अगेंस्ट तुम लीगली उसको बेच सकते क्या, मेरे घर के जगह बाजू वाले का घर रजिस्ट्री में चला गया, ऐसा नहीं होना। वैल्यूएशंस, 10 लाख का एसेट 1 करोड़ बता दिया अपन ने, तो ऐसे वैल्यूएशंस नहीं होने चाहिए। प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में। एंड उसके एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या बोला था, कौन सा रेशियो, हाँ तो बेसिकली लोन का अमाउंट कितना है, उसे इंटरेस्ट इनकम कितना है, या फिर FDs कितने हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो ये सब चीजें अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं बैंक के केस में एनालिसिस वाइज, कि ऑन एन एवरेज लोन कितना दिया, ऑन एन एवरेज इनकम या एक्सपेंस कितना है। तुमको जितने भी बड़े अकाउंट है सबके केस में डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, और जो छोटे स्मॉल है 5 करोड़ के ऊपर जनरली सब चेक होते हैं, 5 करोड़ के नीचे के सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करो। अगर कोई अकाउंट प्रॉब्लम है ऐसा तुमको लग रहा है तो उसमें डिटेल चेकिंग करो। जिस साल एक्चुअली लोन दिया उसमें सबसे ज्यादा चेकिंग होती है सैंक्शन के टाइम पे। सैंक्शन के टाइम पे लोन देने के बाद भी 3 लोगों ने या तीनों में से किसी एक ने भी गलत बोल दिया, किन, RBI की इंस्पेक्शन टीम, नहीं तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन। इंटरनल इंस्पेक्शन कौन करता है ऐसा जनरली बोला था, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स इंटरनल चेक करते हैं, क्योंकि बैंक में कोई गलतियां ना हो।
एंड कॉन्करेंट ऑडिटर्स, बेसिकली सीए हर महीने को जाके चेक करेगा, एंड आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम। तीनों में से किसी ने भी अगर कुछ कमेंट किया है तो ऑडिटर ने उसके ऊपर अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल की एफिकेसी कैसी है, उस हिसाब से तुम्हारा ऑडिट का टाइम पीरियड डिसाइड होगा। एफिकेसी मतलब कितना इफेक्टिव है। लोन देते समय तुमने चेक करना चाहिए कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस है क्या, सैंक्शन लिया है क्या, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए तुमको वो लोन सैंक्शन होने के पहले तुमने उससे ले लेने चाहिए। जो भी लोन दिया है उस पर्पस के लिए यूज हुआ है क्या, हाउसिंग लोन लिया है शेयर मार्केट के लिए यूज हो रहा है, कोरोना लोन लिया बिजनेस के लिए शेयर मार्केट के लिए यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यूज तुमने चेक करना चाहिए। मार्जिन बराबर से केप्ट है कि नहीं, मार्जिन मतलब 1 करोड़ की एसेट है तो 70 लाख ही लोन मिलना चाहिए, कम ज्यादा लोन नहीं मिलना चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए। शेयर्स डिबेंचर्स अगर है तो उसके केस में ओनरशिप बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है, तो ये तुमने चेक करना चाहिए कि सच में ट्रांसफर हुई है कि नहीं। और बैंक का रजिस्ट्रेशन में नाम आना चाहिए। कल वो आरसी बुक दिखाया था, ओनरशिप बैंक का नाम लिख के आ जाता है उसके ऊपर, तो वो सब चीजें चेक करो। जो गुड्स पोजीशन में है बैंक के उसको चेक करो सच में वो बॉक्स के अंदर वही आइटम है कि नहीं, नहीं तो सिर्फ खाली बॉक्स भेज दिए अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीपी ड्राइंग पावर जनरली एवरी मंथ कैलकुलेट करना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स में तो एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए। जो भी तुम्हारा लोन अमाउंट है वो सैंक्शन एंड डीपी लिमिट के नीचे होना चाहिए। जो भी है बेसिकली अगर कुछ उसमें रेगुलरिटी इरेगुलरिटी मिलती है, मतलब लोन का अमाउंट डीपी अब इससे बड़ा होता है, फिर तुमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। लार्ज एडवांसेस साल में बहुत बार चेक करना चाहिए, बाकी अकाउंट्स एक बार तो भी एटलीस्ट चेक करना चाहिए। इनकम अपन ने कल देखे थे, बहुत सारे इनकम है बैंक के, तो तुमने इनकम के बारे में क्या रखना चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस आना चाहिए, जिस पीरियड का उस पीरियड में होना चाहिए, कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए। 1% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स पीबीटी के 1% के ऊपर का है तो उसको स्पेसिफिकली दिखाना चाहिए। जैसे डेबिट कार्ड चार्जेस, अगर पूरे डेबिट कार्ड चार्जेस कंपनी बैंक के प्रॉफिट के 1% के ऊपर है तो उसको पी&एल में अलग आइटम बताना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस पे तुमने लेना चाहिए। अक्रूवल बेसिस का मतलब मैंने बताया था कि अगर दिसंबर में डेबिट कार्ड चार्जेस डाले तो 3 महीने की इस साल में इनकम आएगी, 9 महीने की नेक्स्ट ईयर में इनकम जाएगी। बाकी अगर एनपीए चले जाता है तो कैश बेसिस पे लेना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट जनरली अक्रूवल बेसिस पे होता है, बट अगर कोई एनपी अकाउंट जाता है तो उसके बाद कैश बेसिस पे लेना जरूरी है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, आजकल पूरा ऑनलाइन खुद ही सॉफ्टवेयर कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनपीए की बात के तो कैश बेसिस पे हो जाएंगे, पर एनपीए कब होता है, जब 3 इंस्टॉलमेंट या 90 डेज तक नहीं पे करते, तब तक तो तुमने डेबिट कर दिया था, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया था। एनपीए के बाद का कैश बेसिस और एनपीए होने के लिए जो 3 इंस्टॉलमेंट डाले थे उसके अंदर का जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी तुमने रिवर्स कर देना चाहिए। एनएससी आईवीपी केवीपी इनके केस में अगर मार्जिन सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट को इनकम बोल के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग के केस में प्री पोस्ट प्रॉपरली करो। अगर तुमने बिल डिस्काउंटिंग जनवरी मंथ में की है तो 3 महीने का इसमें डिस्काउंट, 9 महीने का उसमें डिस्काउंट होना चाहिए। अगर बिल डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग किया है तो डिस्काउंट को इनकम पकड़ो, रीडिस्काउंट को एक्सपेंस पकड़ो, दोनों को नेट ऑफ मत करो, दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। फीस फॉर हाँ, कमीशन अर्नड, तो बेसिकली अगर एक आधे बैंक के ऊपर में मैंने लोन दिया उसका कमीशन कुछ है, तो सपोज 2 साल का है और 1 लाख का इनकम है तो 50,000 अभी रिकॉग्नाइज करो, 50,000 नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करो। पर नेक्स्ट ईयर जाके उसके पास में प्रॉब्लम आ गया, रीशेड्यूल हो गया 4 साल में, तो फिर वो 50,000 है वो बैलेंस लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कमीशन टेस्ट चेक बेसिस पे करो, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटीज इसके केस में बराबर से चार्ज हुआ है कि नहीं। इधर तक अपना कल हो चुका था। रिवर्सल ऑफ इनकम, एक बार अगर अकाउंट एनपीए बन जाता है तो फिर उसके बाद का तो इंटरेस्ट तुमको लेना ही नहीं है, बट एनपीए बनने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट स्किप होना जरूरी है। तो 3 इंस्टॉलमेंट जब स्किप होते हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर का जो इंटरेस्ट है उसको भी तुमको रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि वो मिलने नहीं है, एंड ये गवर्नमेंट गारंटेड लोन को भी एप्लीकेबल रहेगा।
करंट ईयर का है तो रिवर्स करो, पिछले साल की कुछ ऐसी गलतियां मिली तो उसको क्या करो, प्रोविजन में कन्वर्ट करो। ऑडिटर शुड इंक्वायर इंटरेस्ट, अगर बैंक ने गलती से ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया और क्लाइंट ने उसको पकड़ लिया, फिर तुमने क्या करना, उसको रिवर्स कर देना चाहिए। अगर ऐसे कुछ है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में डेबिट दिख रहा है, तो तुमने इंक्वायर करना चाहिए क्यों भाई तुमने इसको डेबिट क्यों किया। ऑन लीज असेट, लीज असेट के केस में भी सेम, कि इंस्टॉलमेंट जो होते हैं लीज असेट के, उसके अंदर एक पार्ट प्रिंसिपल होता है, एक पार्ट इंटरेस्ट होता है। सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट को रिवर्स करना है, प्रिंसिपल पार्ट को नहीं। प्रिंसिपल पार्ट को रिवर्स करना इज सेम एज गिविंग डिस्काउंट्स, तो वैसा तो नहीं होता है। ऑन टेकआउट फाइनेंस, अगर बहुत सारे बैंक्स मिलके लीड बैंकर के थ्रू किसी को लोन दे रही है, तो लीड बैंकर ने एनपीए कर दिया तो तुमने भी एनपीए कर देना चाहिए। मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट एक बार एनपीए हो गया, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करना, बट तुम्हारी खुशी के लिए एक जगह रिकॉर्ड करके रखो। अगर चमत्कार हो गया, उसको अलादीन का चिराग मिल गया, उसको अचानक से पैसे मिल गए, तो फिर क्या करना, फिर वो जो मेमोरेंडम अकाउंट में है ना, उसका बैलेंस फिर तुम यहां से रिकवर कर लेना। जैसे कि एक रिसेंट न्यूज है, एक तमिलनाडु के एक बिजनेसमैन के बैंक लॉकर को तोड़ा गया कुछ रीजंस के लिए। तो लॉकर तोड़ने के बाद उसके अंदर है ना महादेव भगवान जी की पिंड मिली, लिंगा बोलते जिसको, ठीक है, इतना। बहुत सारे तुम्हारे देखे रहेंगे, बहुत लोग है ना राशि के खड़े वगैरह मानते, मैं नहीं मानते, बहुत लोग मानते। ग्रीन कलर का एक खड़ा रहता, तो हाँ, पाचू बीचू जो भी, तो वो ग्रीन कलर का जो खड़ा रहता, उस खड़े से वो मूर्ति बनी वाली है, मतलब लिंगा बने वाली है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यूएशन इज 500 करोड़। हाँ, इतना वैल्यूएशन बन गया वो चीज का। अब मुझे बोलो, अगर एक आधा बिजनेस एनपी हो गया और उसको अचानक से ऐसी कुछ चीज मिल गई, तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट में से अपन उसका इंटरेस्ट वसूल कर लेंगे, ठीक है। सर एग्जाम्पल इतना अच्छा देते हो, कनेक्ट किधर गंदे जगह कर देते हो। हाँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, जब तुम कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड बाय करते हो और खरीदने के बाद तुमको एक्चुअल इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, तो जो ब्रोकन पीरियड है उसका तुमने माइनस करना चाहिए, अमोर्टाइजेशन प्रॉपरली करने चाहिए। सपोज तुमने सितंबर महीने में खरीदा और दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, तो जनवरी टू सितंबर 9 महीने का इंटरेस्ट तुमने माइनस करना, 3 महीने का इंटरेस्ट तुमने कंसिडर करना चाहिए इस साल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है पीएनएल में डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन करना पड़ता है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। एक आधा शेयर 50 का 250 हो गया, पर तुमने बेचा नहीं, तो भी तुमको 200 रुपए प्रॉफिट पीएनएल में डालना पड़ेगा। पार्शियल रिकवरीज ऑफ एनपीए, 50 लाख का एनपीए 25 लाख आ गए, अभी 25 लाख इंटरेस्ट की तरफ डालू या प्रिंसिपल की तरफ डालू, क्या करना। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से करो, एग्रीमेंट नहीं है तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर जो सबके केस में होती है वो तुमको अप्लाई करनी है। एक्सपेंसेस, कल देखे थे लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बैंक के केस में, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें आती है। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जनरली बैंक के केस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर देता है। तुम्हारा काम क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर रहा तो सही होगा, अजम्पशन मानना गलत है, तुम खुद से एक बार कैलकुलेट करके चेक करो। कैसे चेक करेंगे, तो कितने एफडीज है, उनका इंटरेस्ट कितना है, रेशियो लगा के देख लो। वेटेड एवरेज रेट निकालो, टोटल डिपॉजिट्स एंड टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का, ये पिछले साल से कंपेयर करो एंड तुम खुद से कैलकुलेटर पे करके देखो, कंप्यूटर के साथ मैच करने की कोशिश करो, तो ये तुम्हारा एनालिसिस करने में काम आएगा। अगर एक्सपेंसेस ऐसे मैच नहीं होते जनरल लेजर से, तो फिर तुम उन्होंने को पूछना चाहिए भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती है। टेस्ट चेक बेसिस पे एक आधा डिपॉजिट अकाउंट निकालो, उस पर कैलकुलेट करके देखो। मैंने कल बोला था कि क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल लो, एवरेज लो, इंटरेस्ट रेट अप्लाई करो और चेक करो अंदाजा अमाउंट करेक्ट आ रहा है क्या। बैंक का इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। एक जनरली मैंने आरबीआई का एक बोला था, क्या बोला था कि हाँ, एवरी सैटरडे का बैलेंस पकड़ो, पहले 20 दिन का नहीं, सिर्फ लास्ट 10 डेज का पकड़ो, ऐसे रूल्स रहते। तो वो रूल्स के हिसाब से बराबर है कि नहीं देखो। इंटर बैंक ब्रांच भी लेवन देवन होती है, तो उसके इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देखो। इंटरेस्ट चेंजेस हुए जब बीपीएलआर रेट, आरबीआई का गवर्नर आता है, रेट चेंज करता है,
तो तुमने वो रेट चेंजेस प्रॉपरली डेट उस जिस डेट पे होना, पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, बढ़ गया कम हो गया, तो वैसा ही इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता है, तो वो उसी डेट पे सॉफ्टवेयर में एंट्री हुई क्या। फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो एनटीई कम, इंटरनल कंट्रोल वीक तो एनटीई ज्यादा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढो, जैसे सैलरी की स्लिप, रिपेयर मेंटेनेंस का है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, रेंट है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेज देखो, डिटेल में चेकिंग करो। एक प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर्स और इस साल के एक्सपेंडिचर को एनालाइज करके देख लो कि सेम रेशियो में एक्सपेंसेस है कि नहीं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेक करो, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए चेक करो, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, D1 D2 D3 या लॉस असेट में बराबर है कि नहीं, क्योंकि उस हिसाब से प्रोविजन चेंज हो सकता है, तो वो तुमको देखना है, प्रोविजन कैलकुलेशंस बराबर है क्या, इनकम टैक्स की प्रोविजन बराबर बनाई है क्या, ये सब चेक करो। और प्रायर पीरियड आइटम्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रायर पीरियड आइटम के बारे में कुछ बोलता नहीं है, बट बस प्रेजेंटेशन के हिसाब से तुमने जो बनता है वो कर देना चाहिए।